हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने पहले वीडियो में कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने किए थे। अब आगे के क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 करते हैं, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, देखिए क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर दे रखे आपको? 12, 15 और 21। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 12, पहले 12 के हम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 12 के गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 12 के फैक्टर्स, 12 के गुणनखंड कौन कौन से आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसे 15 के करेंगे तो कितना आएगा? 3 पंजे 15 होता है, तो 3 गुणा 5। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, है ना, घातों के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर? अब ऐसे 21 का क्या होगा? 3 7 21 होता है, तो 3 इंटू 7, है ना, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे। 12 15 21, बिल्कुल आप इसी टाइप से आप लिखोगे। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 12 15 21, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, जो कॉमन गुणनखंड है उसको लिख लेंगे, और घात कौन सी लेंगे, पावर कौन सी लेंगे? छोटी पावर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, यहाँ पे 3 और 7। तो कॉमन कौन सा है? कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ, जो सब में आ रहा हो, है ना, तो कौन सा है? 3। और चांस वाली बात है, पावर कौन सी है? सब में 1 ही है, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अब क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सारे के सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लो 2 3 3 5 3 7, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। पावर कौन सी लेंगे? बड़ी पावर लेंगे। तो 2 की पावर क्या है? 2 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ही सब में, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो 2 की घात 2 यानी कि कितना हो गया? 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना हो जाएगा? 420, 420, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले फैक्टर्स करेंगे। 17, है ना, 17 के करेंगे तो गुणनखंड देखो 17 क्या है आपका? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, तो किसी के पाड़े में नहीं आता, तो इसका क्या होगा फैक्टर्स? 1 इंटू 17। ऐसे 23 भी कैसे आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23। 29 का भी क्या होगा? 1 इंटू 29। तो एचसीएफ क्या आया आपका? 17, 23 और 29, इनका एचसीएफ क्या निकल कर आएगा? 1, है ना। कॉमन क्या है? क्या, क्योंकि 1 ही है कॉमन, तो क्या आएगा? 1। एलसीएम क्या आएगा इनका? 17, 23, 29, इनका एलसीएम क्या आएगा? सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी, तो आपकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 11339। ठीक है, 17, 23 और 29 इनके आप आपस में गुणा कर लेना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 11,329। ठीक है, यह आपका आंसर है। क्लियर? अगला देखते हैं थर्ड पार्ट 8, 9 और 25। इसके करने हमें तो 8 के फैक्टर्स करेंगे। 8 के गुणनखंड 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। क्लियर? 9 के फैक्टर्स करोगे तो कितना होगा? 3 गुणा 3 यानी कि 3 की घात 2। 25 का कितना होता है? 25 का 5 गुणा 5 यानी कि 5 की घात 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इनका एचसीएफ। 8, 9, 25, इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। यहाँ पे है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा इनका? एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर देखते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है, 3 की घात 2, 5 की घात 2, है ना, तो कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है ना। कॉमन मीन्स जो तीनों में आए, सिवाय किसके? 1 के। 1 तो बाय डिफॉल्ट सबका फैक्टर होता है ना, तो यानी कि क्या होगा? 1। एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका? 1। एलसीएम निकालना है हमें 8, 9, 25।
एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स होंगे जितने भी वो लिख लो। तो कितना जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। पावर कौन सी लेंगे, बड़ी पावर लेंगे। और यहाँ पे भी देखो 2 की घात 3 केवल यही है, तो इनकी पावर लिख लो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा इनकी, मल्टीप्लाई करके आपका क्या कितना आ जाएगा 1800। ये आपका आंसर है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 9 25 हमने क्या करेंगे, गुणनखंड कर लिया, अभाज्य गुणनखंड। तो कितना आया 2 की घात 3, 2 की क्यूब। 9 का कितना आएगा 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर। 25 का क्या होगा 5 इंटू 5 यानी कि 5 स्क्वायर। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बच्चों हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर से, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 की क्यूब है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 1 जो होता है 1 तो देखो सभी का फैक्टर होगा ना, 1 तो हम सभी का फैक्टर होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम लिखते नहीं है, वो बात अलग है, लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 1, क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं है, तो क्या होगा एचसीएफ 1। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे जितने फैक्टर्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पावर लेते हैं हम ज्यादा वाली पावर, ये तो करते थे। तो यहाँ पे देखो 2 की क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है भाई। 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 3 5 लिख लिया। पावर देखो कितनी है 3, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 2। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1800। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज और बच्चों, हमारी डेली लाइव क्लास होती है 9:30 पर, ठीक है। 9:30 PM पर हमारी डेली लाइव क्लास होती है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी साइंस की क्लास होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा चैनल का लिंक, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, मैथ्स सॉल्यूशन अड्डा, ठीक है। तो बच्चों जो भी आपके दोस्त हैं या भाई बंधु कोई भी और हाई स्कूल में है, तो उनको बता दो कि भाई मैथ सॉल्यूशन अड्डा पर डेली लाइव क्लास चलती है 9:30 बजे से, ठीक है। चलो, और व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आपको ऐड होना है, मीन्स जो भी आपको नोट्स अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी मैं। हैंड रिटन मेरे खुद के नोट्स होंगे, खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, ठीक है। और जो भी ये पीडीएफ मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप जो थंबनेल पर जो नंबर दे रखा आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने स्टेट का नाम और अपना मीडियम, हिंदी मीडियम है या फिर आपका इंग्लिश मीडियम है, ये लिखकर आप मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको समझ में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ आपको दे रखा है ये, ठीक है, कितना 306 और 657 का कितना दे रखा है 9 आपको गिवन है। एलसीएम आपको पूछा है, ठीक है भाई, इसको करते हैं। चलो, एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर 2 इंटीजर्स ले रहे हैं ए और बी, ठीक है, 2 पूर्णांक है आपके पास ए और बी, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, है ना। मीन्स 2 अगर इंटीजर्स हैं आपके पास, 2 पूर्णांक है ए और बी, तो उनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल। अब देखो ए और बी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, मीन्स पहली संख्या कौन सी है 306 लिख लो भाई। दूसरी संख्या कौन सी है 657 लिख लो। एचसीएफ कितना दे रखा है इन दोनों का 9, ठीक है 9। एलसीएम हमसे पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम हमें निकालना है, निकालो भी। अब ये मल्टीप्लाई में 9 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। तो इसे करो, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौका 36, तो 34 इंटू 657। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 22338, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई होप। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको जांच करना है, मीन्स आपको चेक करना है कि क्या कोई नेचुरल नंबर n के लिए, क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए, मीन्स n की वैल्यू क्या 1 2 3
6 की पावर n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपसे पूछा है कि 6 की पावर अगर मैं 4 लूं, 5 लूं, 6 लूं या 7 लूं अप टू इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी ले सकती हूँ 6 की पावर, क्या वो 0 पर खत्म होगी? मीन्स जो लास्ट में जो मीन्स जो यूनिट वाला प्लेस होगा, मीन्स इकाई का जो अंक होगा, क्या वो 0 होगा? आपसे ये पूछा है कि ये चेक करना है। ठीक है भाई। अब इससे क्वेश्चन से करने से पहले हम एनसीईआरटी का जो उदाहरण नंबर 1, आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 जो दे रखा, उदाहरण जो पहला उदाहरण दे रखा है, वहां पर 6 की पावर n की जगह पर वो दे रखा है 4 की पावर n। ठीक है, तो पहले इस वाले को क्वेश्चन को समझते हैं। मीन्स क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें तो 6 की पावर n आपसे पूछा है और उदाहरण में आपको दे रखा जो एग्जाम्पल है उसमें 4 की पावर n आपका दिया हुआ है। ठीक, अब देखो, अब 4 की पावर अगर हम n की बात करें, 4 की देखो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 4 की पावर अगर मैं n लूं तो 2 इंटू 2 की पावर n होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अगर हम कोई भी संख्या ले, मीन्स अगर हम किसी n के लिए, यानी कि अगर मैं संख्या 4 की पावर n 0 पर तभी खत्म होगी जब वह 5 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, अगर आप ये समझो, अगर हम मीन्स अगर कोई भी नंबर है और उसमें लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगी हमारी, है ना, 5 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि अगर 5 से डिवाइड हो रही है यानी कि 5 भी उसका एक फैक्टर होगा, नहीं होगा? 5 भी उसका एक गुणनखंड होगा। अगर मैं उस संख्या के मैं फैक्टर्स करूंगी, गुणनखंड निकालूंगी, तो उसमें 5 भी तो आना चाहिए। 5 आएगा ना? बात समझ में आ रही है? देखो, अगर कोई हमने नंबर ले लिया, ठीक है, कोई भी मैंने नंबर लिया और उसके लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात तो पक्की है ना? ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, चलो अब उसके अगर मैं गुणनखंड करूंगी, ठीक है, सपोज मैंने 240 ली संख्या, 240 ली सपोज, तो 240 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके आप गुणनखंड करके देखो। ठीक है, गुणनखंड फैक्टर्स करते हैं 240 के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, ठीक है, 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब इसके फैक्टर्स करें, देखो 5 आ गया, नहीं आ गया? आ गया ना 5, है ना? यानी कि ये जो संख्या है इसके लास्ट में 0 है अंक, है ना, 0 अंक है, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगी और इसके जो गुणनखंड में 5 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है समझो। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो 4 की पावर n अंक अगर 0 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से जो है वो पूरा विभाजित होगी। ठीक है, और अगर विभाजित हो रही है दैट मीन्स उसका 5 एक गुणनखंड होगा, है ना। अब देखिए, लेकिन यहां पर अगर मैं 4 की पावर n ले रही हूं तो 4 के मेरे गुणनखंड क्या है? 2 की पावर 2। 4 की पावर n क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर n होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या यहाँ पर 5 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। जब 5 नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है? जब 5 ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 5 इसका एक फैक्टर नहीं है ना। ठीक है भाई, ये बताओ यहाँ पर कि यहाँ पे 2 के अलावा 5 तो नहीं आ रहा ना, बस 2 ही आ रहा है। इसका मतलब इसका जो गुणनखंड है केवल 2 ही होगा, 5 नहीं है। जब 5 इसका गुणनखंड नहीं है इसका मतलब यानी कि ये जो 4 की पावर n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो ये तो आपने समझ लिया। अब इसको करना कैसे है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर लिखने का तरीका कैसे है, कैसे लिखोगे एग्जाम में, अगर एग्जाम में आपका आता है, क्योंकि थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में देखो समझ में तो बच्चों को आ जाता है कि कैसे करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आता। तो देखो कैसे लिखोगे इसमें, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी, है ना। बात समझ में आ गई। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। अब 4 की पावर n 2 इंटू 2 की पावर n, है ना। 4 के फैक्टर्स कितना होता है? 2 इंटू 2। ठीक है,
अब यहां पे लिखेंगे 4 की पावर n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी जो यूनिकनेस है वो क्या कहलाती है, वो यही तो बताती है हमें, यही तो निश्चित कराती है कि जो गुणनखंड होंगे, है ना, गुणनखंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होता है। मतलब गुणनखंड अगर उस किसी भी संख्या का जो गुणनखंड अगर फैक्टर्स करे, मींस दुनिया में कोई भी पर्सन करेगा फैक्टर्स तो वो ही आएंगे, है ना, यूनिक होते हैं। हर एक नंबर के जो फैक्टर्स है वो यूनिक से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भाई मैंने फैक्टर्स करे तो मेरा कुछ अलग वैल्यू आई, आप लोगों ने करे तो आपकी कुछ अलग वैल्यू आएगी, नहीं। अगर सही कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो सेम ही होंगे, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है ना, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक, भाई कोई 2x3 लिखेगा, कोई 3x2 लिखेगा, लेकिन जो ऑर्डर जो फैक्टर्स हैं वो हमारे सेम ही रहेंगे, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें आगे, अंकगणित की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंडन में दो के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है। तो ये है भाई इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। ये रफ वर्क है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा लाइन खींच देती हूँ अलग करने के लिए। ठीक। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। ये आपको थ्योरी आपको लिखनी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब हम 6 की पावर n के लिए बात करते हैं। जो प्रश्न नंबर 5 है आपका, ये तो था आपका 4 की पावर n के लिए सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, यहां पर 6 की पावर n की बात की गई है, तो बस इसमें हमें थोड़ा सा, अब हमें इसमें क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। यहाँ देखिए 6 की पावर n है ना, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 3 की पावर n, है ना। अब जैसे यहां पर हमने लिया था 4 की पावर n, तो क्या लिखोगे, यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, है ना। तो फिर क्या लिखोगे, 4 की, यहाँ पे हमने 4 वाला लिया है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 की पावर n इक्वल टू 2 into 3 की पावर n। क्लियर। फिर क्या लिखोगे, अब 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3, यहाँ तो केवल 2 था ना भाई, 4 के फैक्टर से हमने किया तो 2 into 2 आए थे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही अभाज्य संख्या थी इसके गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पर कौन सी है, 2 और 3 है। तो क्या लिखोगे, 6 की पावर n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। उसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ठीक, देखिए ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है वाला क्वेश्चन। व्याख्या करनी है कि 7
गुणा 13 प्लस 13 और इतना लंबा चौड़ा आपको नंबर दे रखा है ना, मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, अब बच्चे देख के बड़ा घबरा जाते हैं, पर लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो करते हैं सॉल्व। तो भाज्य संख्या आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, तो ये मतलब आखिर क्यों है भाई। ठीक है, हम जानते हैं भाज्य संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुणनखंड होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, और जो आपके अभाज्य संख्या होती हैं उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, कौन सा, 1 और वह खुद संख्या। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसके मैं फैक्टर्स दिखा दूं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स दिखा दूंगी तो ये भाज्य संख्या है ना, खत्म कहानी बस। चलो करते हैं सॉल्व। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इसके फैक्टर्स करेंगे। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। मैं 13 यहां से कॉमन ले लूं, है ना, जब 13 कॉमन लूंगी तो क्या आएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 तो मैंने कॉमन ले लिया ना, तो प्लस 1 आ जाएगा 13 के प्लेस पर। ठीक है, अब 11 सत्ते 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। ठीक है, अब 78 के फैक्टर्स कर लो, तो 13 इंटू क्या आ जाएगा, 13 6 78। ठीक है, 13 इंटू 6 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो 13 इंटू इसको क्या कर लेंगे, 2 इंटू 3। अब देखो 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, नहीं आ गए, इस पूरे के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए, 13 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या लिखोगे इसके आगे। देखो आप ना, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, बच्चों की कॉपी देखो, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो पूरा ना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैथ्स में तो थ्योरी लिखने की जरूरत पड़ती नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैथ्स में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो रीजन होते हैं ना, जो रीजन है ऐसा है तो क्यों है, ये आपको लिखकर दिखाना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे इसके आगे इस प्रकार, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं, 1, तो बाय डिफॉल्ट 1 तो सबका होता ही है, 1 2 3 13 और यह संख्या है ना भाई, अपनी संख्या भी तो होगी वो अपने खुद से भाजक, और यह संख्या। ठीक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, देखो इसको हमने सॉल्व किया, 13 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, दैट मीन्स 13 इंटू 78 आ गया, यहाँ पर 78 के फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, तो क्या आ गया, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो इस प्रकार हमने इस संख्या के देखे कितने 2 से ज्यादा भाजक हैं, कौन कौन से, वो खुद एक तो 1 तो होता ही है बाय डिफॉल्ट सबका, 2 3 13 और यह संख्या, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अभी इसका तो हमने कर लिया था, है ना, ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा पूछा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसके लिए करते हैं, तो लिख लो पहले क्या है ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो क्या करो, पहले 5 यहां से इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है, 5 कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसके मल्टीप्लाई कर लेना इस पूरे की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 1008 प्लस 1, ये प्लस 1 ये रहा। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 1009। ठीक, अब इसके आपको, अब देखो अगर मैं इसकी बात को तो करूं तो हमें यहीं से पता लग गया, हमें भाज्य संख्या यह एक भाज्य संख्या हमें ये तो दिखानी है ना, कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो गए बच्चों, 1 5 1009 और यह संख्या। तो जैसे हमने पहले एक्सप्लेनेशन लिखी थी, तो आप बिल्कुल इसी टाइप से लिखोगे, क्या, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 5 सॉरी यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी, 1009 और यह संख्या
खुद है, ठीक है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो क्या है, अब ये बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशली जो ये देखो, आप लोग की जो हाई स्कूल तक की जो मैथ्स होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। अभी आप छोटे हो, अभी आप इस चीज को नहीं समझते हो, है ना। अपनी पढ़ाई जो अपनी ऐसी हवा में कर लेते हैं सब लोग, और हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आप लोग पढ़ते हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो आपकी जो हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई है ना, वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। मीन्स जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो भी आपको फिर से अपनी ये 6, 7, 8, 9, 10 इनकी आपको एनसीईआरटी की किताब उठानी पड़ती है ना। तो इसलिए आप लोग अपनी स्कूलिंग जो है ना, जितना अच्छे से आप लोग कर लोगे अभी, तो आपको आगे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके एग्जाम्स में। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन बड़ा लंबा सा है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, ठीक है। देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपके आते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। भाई कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, कोई मतलब सर्कुलर शेप में वो जो है रास्ता है, और जो सोनिया है उसका एक राउंड लगाने में उसको 18 मिनट लग रहे हैं। और जो रवि है, रवि को कितना लगते हैं? रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगता है 18 मिनट, ठीक है। तो वो दोनों एक ही स्थान से एक ही टाइम पर दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो और एक ही डायरेक्शन में वो चल रही हैं। तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम बाद वे दोनों अपने इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 12 मिनट, ठीक है। सोनिया को पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 18 मिनट, क्लियर। फिर आपसे क्या पूछा है? कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, और जो आपका एलसीएम आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इनका हमें एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम इनका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले 12 के फैक्टर्स करेंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो, 2 से जाएगा, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो कितना आ गया बच्चों? 2 की घात 2, है ना, गुणा 3, ठीक। 18 के करेंगे। 18 के करते हैं, 2 नियम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 2 इंटू 3 की पावर 2, क्लियर। तो एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम कितना आएगा? मैंने आपको बताया था, सारे फैक्टर्स लिख लो और पावर कौन सी लेंगे? बड़ी वाली पावर, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ठीक है। और 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, दैट मीन्स 2 की पावर भी 2 लेंगे और 3 की पावर भी 2 लेंगे, यानी कि 4 इंटू 9, है ना। 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2, दैट मीन्स 9। तो 9 चौक 36, ठीक है। इसका मतलब 36 मिनट बाद, ठीक है। तो 36 मिनट बाद वे अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस ध्यान रखना है कि एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। 2 वैल्यूज आपको दे रखी है, उनका बस आपको क्या निकाल दो, आप उनका एलसीएम निकाल दो, वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी डेली लाइव क्लास होती है, तो प्लीज़ आप अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें मैं बच्चों आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैं कराती हूँ, ठीक है। और
आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, बिल्कुल आपका हाई स्कूल के जब बोर्ड के एग्जाम्स होंगे ना, वाकई में इतनी 3-3 4-4 बार आप लोग का रिवीजन करा दूंगी। मैंने देखो बच्चों, जो इस बार बोर्ड के एग्जाम हुआ था ना यूपी बोर्ड वालों का, ठीक है, उससे पहले मैंने एक मतलब सारा टॉपिक्स तो मैंने देखो, क्योंकि वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट की थी नवंबर लास्ट से, ठीक है, तो मैंने बच्चों को इतना अच्छे से मतलब रिवीजन मैंने करा दिया था। 1-2 चैप्टर ही रहे होंगे जो मैंने नहीं कराए होंगे, बट इस बार तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप लोग ऑफलाइन ट्यूशंस पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही मैं लाइव क्लास में मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। तो आपके अगर जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में बना रही हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस हम वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।